बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर है और दिन है बुध का। मंगल को यानी कल इमरान खान साहब की बहनों के साथ मुलाकात हुई अडयाला जेल में। उस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें दो मज़ीद ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, दावा किया है, ख़बर दी है, उस पर भी बात करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम पे मैं बात नहीं कर सका, जो सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी लड़ाई चल रही हैं उन पर मैं बात नहीं कर सका, उस पर भी जो है वो बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की कल जो मुलाकात हुई है बहनों के साथ, और बाकी चीज़ें तो सारी मैं बता चुका हूँ। मैंने कल फिर एक और चीज़ चेक की कि क्योंकि जो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करके आता है अडयाला जेल में, तो पार्टी के कुछ ज़िम्मेदारान तक इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस मैंने चेक किया कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस खान साहब तक पहुंची, ख़ास तौर पे सुहेल आफरीदी साहब के मामले में, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब को मुलाकात नहीं करने दी जा रही और काबीना का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब को मुलाकात में ये शेयर किया गया कि बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर सुहेल आफरीदी साहब जो है वो आर्जी तौर पर 10 रुकनी काबीना अनाउंस कर देंगे, लेकिन जब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाएगी तो फिर वो फैसला करेंगे कि उन 10 में से भी किसको रखना है, किसको निकालना है और मज़ीद कौन कौन से वज़रा जो है वो ऐड करने हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को पैगाम भिजवाया है कि मेरी तरफ से आप मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं। काबीना के हवाले से आप जो भी फैसला करना चाहते हैं KPK में, आप मेरे कप्तान हैं, आप मेरी टीम के कप्तान हैं और आप जो बेहतर फैसला करना समझते हैं वो आप कीजिए। मेरी तरफ से आप मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं। मैंने फिर ये भी पूछा कि क्या इमरान खान साहब ने कोई नाम ये भी कहा है कि इसको लाजमी रखें, इसको लाजमी रखें। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस हवाले से मैं आपको ख़बर पहले दे चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने सिर्फ जो है मुज़म्मिल असलम साहब के हवाले से कहा था कि उनको लाजमी रखें, और फिर दूसरी मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं मुकम्मल तौर पर सुहेल आफरीदी पे छोड़ता हूँ। और फिर सुहेल आफरीदी साहब को मैंने आपको बताया था कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्होंने ये फैसला किया कि मुज़म्मिल असलम साहब को वो काबीना में शामिल करेंगे, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब उनको काबीना में शामिल नहीं करेंगे। और सुहेल आफरीदी साहब ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब बैरिस्टर सैफ साहब को काबीना में शामिल करना चाहते हैं तो फिर इमरान खान साहब ख़ुद अडयाला से अनाउंस करें कि बैरिस्टर सैफ को मैं काबीना में शामिल कर रहा हूँ। बाकी इमरान खान साहब ने जो बल्दियाती इलेक्शन है उनके हवाले से एक बड़ा हुक्म जारी किया है। वो खैर पार्टी PTI जब मुनासिब समझेगी वो बताएगी, क्योंकि इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा है कि आपने वो गलती नहीं करनी जो आपने 8 फरवरी के मौके पे की थी, और जिन PTI के कुछ 2-3 रहनुमाओं के दबाव में आके एक फ़ैसला जो होने जा रहा था 8 फरवरी को नहीं होने दिया गया था, तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब वो गलती आपने नहीं दोहरानी। इस हवाले से PTI खुद अनाउंस कर देगी। और बाकी एक तंजीमी अहदेदार ने खान साहब को पैगाम भेजा था कि मुझे पता चला है कि आप मुझे ज़िम्मेदारी से हटाने लगे हैं, अहदे से हटाने लगे हैं, तो अगर आप मुझे हटाने लगे हैं तो आप हुक्म कीजिए, मैं खुद मुसाफ़ी हो जाता हूँ। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनको अहदे से नहीं हटा रहा। ये हो गई चीज़ें। बाकी मोहम्मद मालिक साहब ने बड़ा एक इंकशाफ किया है, एनालिसिस दिया है, ख़बर दी है, उस पर बात करते हैं। मोहम्मद मालिक साहब का भी एनालिसिस ये था कि इमरान खान साहब इस लड़ाई में शिद्दत लाना चाहते हैं, और उसके लिए एक तो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि PTI के जो लोग, ज़ाहिर है उन्होंने इशारतन बात की कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत में इंगेज थे। उन्होंने पहले इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि अगर आप हमारे ज़रिए, बातचीत के ज़रिए किसी तरह से मामला हल नहीं करेंगे तो फिर एक टाइम आएगा कि जब हम इरेलीवेंट हो जाएंगे और पार्टी की यंग लॉट आगे आ जाएगी, और फिर वो यंग लॉट वो होगी जो ज़ाहिर है आपकी बात भी नहीं सुनेगी। और वही हो रहा है। आप इस वक्त देखें कि प्रैक्टिकली इस वक्त सूबे और वफाक के दरमियान राब्ते कट चुके हैं, कोई राब्ता नहीं है। पहले अली अमीन गंडापुर साहब हर फोरम पे वफाक के साथ इंगेज थे, आते थे, जाते थे, मीटिंग्स में आते थे और मोहसिन नकवी से बहुत ज़्यादा मुलाकातें करते थे। लेकिन इन्होंने सुहेल आफरीदी साहब ने मोहसिन नकवी की ही भेजी गई गाड़ियाँ जो हैं वो वापस की हैं और डट गए हैं, और सख्त उन्होंने जो है वो इस हवाले से बयान दिया। और आपको वफाकी हुकूमत के वज़रा की जो है वो फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है, उनके बयानात भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से तलाल चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। तो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि एक तो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि ज़िमनी इलेक्शन जहाँ जहाँ पे लड़ने हैं वहाँ पे 30 से 35 साल के नौजवानों को जो है वो टिकट दिया जाए। अब यहाँ पे आपके जहन में एक कन्फ्यूजन पैदा होगी, उसको मैं क्लियर कर दूँ कि आप ये कहेंगे कि फ़ैसला तो ये हुआ था कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़े जाएंगे, तो अब ये कैसे कहा जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जहाँ जहाँ लड़ने हैं।
फैसला ये हुआ था कि KPK में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से खान साहब ने पार्टी पे छोड़ दिया था कि आप फैसला कर लें। बाकी पंजाब में उन्होंने कहा था कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और ये खान साहब ने कहा था कि अगर हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने भी हुए तो वहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पार्टी वर्कर को टिकट दिया जाएगा। अच्छा, अभी तक इमरान खान का पंजाब के हवाले से फ़ैसला चेंज नहीं हुआ, वो वही है कि हमने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट करना है। और जहाँ तक KPK का है तो वहाँ पे खान साहब ने कहा था कि आप पार्टी ये समझती थी कि KPK के हवाले से हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, वहाँ हमारी हुकूमत है। तो उधर इमरान खान ने बिल्कुल कहा था कि अगर पार्टी समझती है कि KPK में इलेक्शन लड़ने हैं तो वहाँ पे इलेक्शन लड़ें, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। अगर उसके बाद कोई तब्दीली हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी यही इन्फॉर्मेशन थी जो जब तक मैं इन सारी चीज़ों को ये ख़बरें आ रही थी और कवर कर रहा था कि पंजाब के हवाले से इमरान खान का कैटेगोरिकल था कि हम कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। KPK के हवाले से ये था कि हाँ, पार्टी ने कहा कि लड़ना चाहिए, तो इमरान खान ने कहा कि हाँ बिल्कुल वहाँ पे लड़ें, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत है, ज़ाहिर है वहाँ पे आपने मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ों को देखना है। तो उसमें यह है कि मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि उमर अयूब साहब की जो नशिस्त है, जो वो डीसीट हुए हैं, कन्विक्ट हुए हैं, तो वहाँ पे उमर अयूब साहब अपनी अहलिया को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि नहीं, वहाँ पे आप 30-35 साल के किसी नौजवान को टिकट दें और जो बिल्कुल एग्रेसिव हो और लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो और पॉलिटिकल वर्कर हो। इमरान खान पार्टी का फेस जो है वो मुकम्मल तौर पे चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो विनिंग हार्सेस को, पुराने पॉलिटिशियंस को, रवायती पॉलिटिशियंस को, बड़ी उम्र के पॉलिटिशियंस को टिकट देने के बजाय, आगे लाने के बजाय अब मुकम्मल तौर पे इमरान खान जो है वो यंग लोगों को आगे ला रहे हैं, जो मज़ामत कर सकें, जो बहुत ही शदीद जो है वो लड़ाई कर सकें। इसके अलावा मोहम्मद मालिक साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ कही, दावा कही, ख़बर कही है। उन्होंने ये उनका ये दावा है कि इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा कि आप मुरीदके में जो है वो जलसा करें। तो उन्होंने कहा कि मुरीदके में तो ज़ाहिर है वो पार्टी नहीं कर सकती, वो जमात नहीं कर सकती इस वक्त वहाँ पे जिन के साथ ये सारा वाक़या और सानिया हुआ है। लेकिन कहने का मकसद ये था मोहम्मद मालिक साहब के कि इमरान खान साहब इस हद तक मामलात में शिद्दत लाना चाहते हैं कि उन्होंने पार्टी को कहा कि आप मुरीदके में जलसा करें। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब इस लड़ाई को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। अब आइए सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। देखें, सुप्रीम कोर्ट में एक तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीर अख्तर साहब ने जो लेटर लिखा उस पर आप बड़ी तफसील से सुन चुके होंगे, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊँगा। सिंपल है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास था 18 अक्टूबर को, जिस इजलास में जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तब्दीली होनी थी। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट से मुराद ये है कि जज जो है उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। और इस कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीलियाँ जो कर सकती है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कर सकती है, जो जजेस के एहतसाब का वाहिद आइनी फोरम है। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कौन कौन होता है? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और 2 सीनियर 3 जजेस, और 2 होते हैं हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो फोरम है जिससे में किसी जज को अगर बरतरफ करना हो, ओहदे से हटाना हो, फारिग करना हो, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही हटा सकती है और कोई तरीका नहीं है। तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इस वक्त जाहिया अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीर अख्तर साहब हैं, जस्टिस आली नीलम है और जस्टिस सरफराज डोगर हैं। तो ये है इस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो मेंबरान है ये हैं। तो मामला ये था कि इनके जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली होनी थी। इस हवाले से मंसूर अली शाह साहब और मुनीर अख्तर साहब ने लेटर लिखा इस इजलास से पहले, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि आपने अगर इसमें ये चीज़ें लानी भी हैं तो आप इसकी तश्कील नौ करें और इसमें जस्टिस सरफराज डोगर को मत बिठाएं, क्योंकि उनका मामला सब जुडिस है, उनका मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। उनकी ट्रांसफ़र को और उनकी सीनियरिटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चैलेंज किया हुआ है। तो आप अगर इतना बड़ा फ़ैसला इनके वोट से कर देंगे तो फिर कल को ये होगा कि अगर ये इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है और ये नहीं रहते चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इसका मतलब यह है कि ये तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर भी नहीं बन सकते थे। तो आप इतना बड़ा फ़ैसला एक ऐसे शख्स के साथ मिलकर कैसे कर सकते हैं जिसके मुस्तकबिल के हवाले से ही अभी डाउट्स हैं और क्लैरिटी नहीं है। और मैंने आपको इसलिए अर्ज़ किया था कि ये जो एक तासुर बना दिया गया है कि जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब डोगर साहब के बहुत ख़िलाफ़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डोगर साहब के ख़िलाफ़ हैं। मतलब डोगर साहब अब ना होते तो जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब तो शायद ये कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीलियाँ कर ही नहीं सकते थे। बाकी जो जजेस ने एतराज़ उठाया है उन्होंने कहा है कि आपने जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का में तब्दीली का मामला है ये नेशनल जुडिशल
पॉलिसी मेकिंग कमेटी में आप लेकर गए हैं, वो फोरम नहीं था जहाँ पे आप ये मामला लेकर जा सकते थे, ये गलत किया। बाकी उन्होंने कहा कि इसमें 2003 की जो करारदादें हैं, जो 2003 के कोई जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जो मुख्तलिफ अहकामात जारी हुए थे जो बाकायदा तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल नहीं थे, उनको अब आपने शामिल कर लिया है और वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर की चीज़ें थी जिसको अब आपने बाकायदा तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा बना दिया है। तो साथ ही उन्होंने कहा उसमें वेग चीज़ें हैं, यानी मुबहम चीज़ें हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है कि मीडिया से बात नहीं करनी, कैसे नहीं करनी, किस तरह से नहीं करनी, पॉलिटिकल बात नहीं करनी। तो अब कौन ये फैसला करेगा कि पॉलिटिकल बात क्या होगी, कौन सी बात पॉलिटिकल है, कौन सी नहीं है, क्या उसके दुद्द कयूद हैं। तो ये सारी हैं। बाकी उन्होंने उसमें लेटर में लिखा है कि इदारे जो है वो पाकिस्तान में कमज़ोर हो रहे हैं, ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं, जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, अदलिया की आज़ादी के ऊपर उन्होंने बात की है, चीफ जस्टिस जो अपने आप को बादशाह समझ कर बैठे हुए हैं उस पर उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा कि आप जजेस जो इस वक्त अदलिया में हैं मोस्टली वो हैं जिन्होंने 2009 में जो है वो हलफ उठाया और आप उन पर कोड ऑफ कंडक्ट का नफाज कर रहे हैं 2003 वाले का। 2003 वाले कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर उन्होंने हलफ ही नहीं उठाया हुआ। तो ये सारी बात उन्होंने लिखी है। तो बहरहाल देखते हैं इस हवाले से अब चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन बहरहाल याहिया अफरीदी साहब को कोई रोकने वाला नहीं है, वो अपनी मन मर्जी मंशा से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ज़ाहिर है उनको इस वक्त हुकूमती तमाम इदारों की सपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर हासिल है। और उनको लाने का मकसद ही ये था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंटरव्यू आपको याद होगा कि मंसूर अली शाह जो है वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, यानी वो जजेस को आज़ादाना काम करने देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हम उनको नहीं बनने देंगे। अच्छा, और नहीं बनने दिया गया। तीसरा जो टॉपिक है हमारा, बाकी चौथे में तो कुछ और ख़बरें वो बात करेंगे। बहुत बात हो रही है कि क्या फुल कोर्ट बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए मुझे तो फुल कोर्ट बनती हुई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही और उसकी वजह यह है कि इस जो 8 रुकनी बेंच है जिसमें ये दलाइल हो रहे हैं कि फुल कोर्ट बननी चाहिए, इसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मुंतखिल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, आयशा मलिक साहिबा, हसन रज़ा रिजवी साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, शाहिद बिलाल हसन साहब और नईम अख्तर अफगान साहब हैं। इनमें से सिर्फ आयशा मलिक साहिबा हैं जिन्होंने जिस केस में वो बैठी हैं उसमें वो फ़ैसले दिए हैं जो मौजूदा हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं आए और उनके अगेंस्ट थे वो। लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब हो, जमाल खान मुंतखिल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, मसलन अमीनुद्दीन खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में फ़ैसला दिया। मखसूस नशिस्तों में उन्होंने कहा कि एक भी सीट PTI को नहीं मिलनी चाहिए। जमाल मुंतखिल साहब ने जो है वो कहा कि काजी फ़ाइज़ा के साथ हर केस में उनका साथ दिया और इन्होंने मखसूस नशिस्तों में बस ये कहा कि इतनी सीटें PTI को दे दें, बाकी नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना में बांट दें। वो उस वक्त क्योंकि इन्होंने इस तरह से कैलकुलेशन इनके ऊपर इनके बारे में तासुर है कि उन्होंने इस तरह की कैलकुलेशन की थी कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए जितने वोट ज़रूरी थे उतने ही उन्होंने कहा सीटें हुकूमत को दे दें, बाकी PTI को दे दें। मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं मखसूस नशिस्तों में इन्होंने पहला फ़ैसला मंसूर अली शाह साहब वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दिया था, फिर उन्होंने अपना फ़ैसला चेंज कर लिया और इन्होंने भी कहा कि मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिलनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में भी इन्होंने फ़ैसला जो है वो हुकूमत के हक़ में दिया। जजेस सीनियरिटी में भी इन्होंने फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस के ख़िलाफ़ दिया और जस्टिस जोगर के हक़ में दिया। आयशा मलिक साहबा का मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके तमाम फ़ैसले उन्होंने बिल्कुल अपने हलफ के मुताबिक दिए हैं, आइन के मुताबिक दिए हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के मफाद के मुताबिक दिए हैं। हसन रज़ा रिजवी साहब ने मखसूस नशिस्तों में भी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया, मिलिट्री कोर्ट में भी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया। मुसरत हिलाली साहबा ने मखसूस नशिस्तों में भी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया और इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया। शाहिद बिलाल हसन साहब ने 5 जजेस वाले केस में भी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया और मिलिट्री कोर्ट्स में भी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया। नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं ये मखसूस नशिस्तों में भी इन्होंने हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया और मिलिट्री कोर्ट्स में बहरहाल इन्होंने डाइसेंट किया, लेकिन वहाँ पे डाइसेंट की कोई इनकी मैटर नहीं करती क्योंकि वहाँ पे हुकूमत के वोट जो हैं वो पूरे थे। इसके अलावा कुछ और ख़बरें उन पर बात कर लेते हैं। किसानों ने मुतालबा किया है कि 4500 रुपये फ़ी मन अगर गंदम का रेट नहीं तय किया जाएगा तो वो गंदम काश्त नहीं करेंगे। गन्ने का रेट अगर 600 रुपये फ़ी मन नहीं तय किया जाएगा तो वो गन्ना काश्त नहीं करेंगे। कपास 12,000 रुपये फ़ी मन अगर रेट नहीं तय किया जाएगा तो वो कपास जो है वो काश्त नहीं करेंगे। इस वक्त बहुत क्राइसिस है, किसानों का बहुत नुकसान हो गया, हुकूमत के इसके ऊपर फोकस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक कोशिश थी कि 3 गैर मारूफ पार्टियों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का नाम और इंतखाबी निशान दे दिया जाए, वो मामला नाकाम हो गया और बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि उन्होंने जाके जिन जमातों की जानिब से दरख्वास्त आई थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जाके कह दिया कि हमने तो दरख्वास्त ही नहीं दी और उस पर फिर मेंबर जो पंजाब के हैं
इलेक्शन कमीशन के बाबर हसन भरवाना, उन्होंने तो कहा कि इसकी फ्रांसिक होना चाहिए कि दरख्वास्त कैसे आई, किस तरह से आई, ये कैसे लग गई। लेकिन मेंबर बलूचिस्तान जो है उन्होंने रास्ता दिया उनको कि आप वापस लेना चाहते हैं तो आप दरख्वास्त वापस ले लें। चीनी जो है वो 220 रुपये तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त फ़रोख्त हो रही है और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 250 रुपये तक इसका रेट जो है वो जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब अस्करी क़यादत के साथ आइंदा हफ्ते फिर जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर होने का अंदेशा है क्योंकि जो क्लियरेंस जो कस्टम क्लियरेंस है सिंध हुकूमत वो नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने सेस जो है वो बढ़ा दिया है और उसके ऊपर उनका एक इख्तलाफ चल रहा है और किमाड़ी में ज़ख़ीरा जो है वो 6 दिन का बाकी रह गया है। इसी तरह से जो अच्छा ठीक है, इसके अलावा जी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो खैर मैं आपको बता चुका हूँ, वो तो हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा मौजू जो है वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है उस पर भी अगले 2-3 दिन में दोबारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात होंगे। देखें, इस हवाले से मैं ताहिर ख़ान साहब को सुन रहा था, वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं इसके पाक अफ़गान मामलात के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू होती है। उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि बात यह है कि एक तरफ तो अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि हमारे सरज़मीन से जो है वो दहशतगर्दी नहीं होगी, दहशतगर्दी के लिए हमारी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन साथ ही ताहिर ख़ान साहब ये कह रहे थे कि जिन ग्रुप्स का पाकिस्तान कहता है कि वो वहाँ से अफ़गानिस्तान से बैठ के कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने जब से ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है उसके बाद से अब तक उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो ऑन कर रहे हैं कि हाँ हमने ये कार्रवाइयाँ की हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर मतलब क्या है फिर ये हमारा उनके साथ अफ़गानिस्तान के साथ मुआहदा क्या है, यानी वो एक तरह से ये बता रहे हैं कि हमारा जो कंसर्न है पाकिस्तान का, देखें पाकिस्तान का ये कंसर्न बहुत जायज़ है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल उनको नहीं करने देनी चाहिए। बात यह है कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो टारगेट हो रहे हैं वो हमारे KPK में, चाहे वो फ़ौज के जवान हों चाहे वो पुलिस के जवान हों, वो बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं। और पुलिस के अभी आपने देखा DI खान में KPK पुलिस के बहादुर और गयूर जवान जो हैं उनके ऊपर इन्होंने दहशतगर्दों ने हमला किया। जहन्नमी कुत्ते हैं ये दहशतगर्द जिन्होंने वहाँ पे KPK पुलिस के जवानों को शहीद किया, उनके ऊपर हमला किया। बाकी भी जो पोलियो वर्कर्स के साथ KPK पुलिस के जवान हैं उनको शहीद कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। देखें बात यह है कि मैं पहले भी ये बात करता हूँ, दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि हमारा किसी भी मामले पे फ़ौज के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो किसी मामले पे किसी चीज़ पे हमारा इख्तलाफ हो सकता है, हम सख्त बात भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो हमारे जवान जो शहादतें दे रहे हैं उसके ऊपर तो कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान, कोई इंसान जो है वो सवाल नहीं उठा सकता। हमारे इसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं है। एक जो तासुर दिया जाता है कि हम कोई फ़ौज दुश्मन है, हम हरगिज़ फ़ौज दुश्मन नहीं हैं। मैंने एक तकरीर की, जिस तकरीर के हवाले से मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो तकरीर, मैंने पहले भी माजरत की कि मुझे वो तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी जिससे ये तासुर जाए कि मैं कोई फ़ौज का दुश्मन हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ़ौज का दुश्मन हूँ और मुझे वो तकरीर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और आइंदा ज़ाहिर है मैं इस हवाले से मोहतात रहूँगा कि हमें ऐसे, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक रिपोर्टर के तौर पे, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इसके ऊपर बात करूँ, मुझे इस पे बात करनी चाहिए, अच्छे अंदाज में बात करनी चाहिए। लेकिन जो हमारा फोरम नहीं है, जो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ पे जाके और मैंने कोई सियासत में नहीं आना, ना ही मैं कोई सियासतदान हूँ कि मैं जाके और उन फोरम्स के ऊपर जो है वह तकरीर करूँ। तो बहरहाल मुझे वो तकरीर नहीं करनी चाहिए थी और आइंदा ज़ाहिर है मैं जब कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए थी तो आइंदा मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखें बात यह है कि कहीं पे भी ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम कोई फ़ौज के दुश्मन हैं। हम फ़ौज के बिल्कुल दुश्मन नहीं हैं और जो जवान शहादतें दे रहे हैं उनके और उनकी फैमिलीज़ के, उनकी माओं बहनों बेटियों के, उनके बच्चों के हम मकरूज़ हैं। आप देखिए कितने जवान, ऐसे वाक़यात, ऐसे चीज़ें होती हैं कि इंसान इंतहाई तकलीफ़ जो है वो महसूस करता है कि एक जवान जिसकी शादी हुई और 6 माह की बेटी थी और एक बार भी उसने अपनी बेटी को नहीं देखा था, गोद में नहीं उठाया था और वो शहीद हो गए। तो ज़ाहिर है ये जो जवान हमारे जाने दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं?
ये कहना आसान होता है, ये जो कुछ लोग नैरेटिव बनाते हैं ना, जो बहुत बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है जो नैरेटिव बनाया जाता है कि ये जी इनको तो जो है वो जाने देते हैं तो इनको जो है वो प्लाट मिलते हैं और पैसे मिलते हैं, कहीं ना किसी को कि वो अपनी जान दे दे और उसके बदले में उसको 2 करोड़ रुपया जो है ना उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा। ये इस तरह से नहीं होता। जो जवान KPK के अंदर दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान दे रहा है तो वो जाहिर है वो पैसे के लिए नहीं दे रहा, वो इस मुल्क के अमन के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान कर रहा है। वो तल्लुक उसका हो सकता है सिंध से हो, AJK से हो। कितने जवान हैं जिनका तल्लुक AJK से था और वो शहीद जो है वो KPK के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। तो बहरहाल जी ये चीज़ है, हम अपने जवानों की शहादतों को ऑन करते हैं और उनकी फैमिलीज़ के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को जो है वो सब्र जमील अता करे और उनके तमाम उनके बच्चों को अल्लाह ताला जो है वो सब्र दे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।